वाइंडिंग, वाइंडिंग की कोफिशिएंट निकालेंगे, ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम निकालेंगे। फिर आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे 3 मेथड से, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, एमएमएफ मेथड और फोरियर ट्रायंगल मेथड। उसके बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, इसको हम गवर्नेंस सिस्टम ऑफ अल्टरनेटर से भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर का नो लोड पे और इनफाइनाइट बस पे। फिर क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे पावर और टॉर्क कोएफिशिएंट को। ठीक है, अ सिंक्रोनस मशीन इज इलेक्ट्रिकल मशीन वेयर द रोटर रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर। ठीक है, क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे एक मशीन को, मान लीजिए हमारा ये स्टेटर है, ये रोटर है, क्या होगा, यहाँ पे स्लॉट्स होंगे, स्टेटर में स्लॉट्स होंगे, तो ऐसे ही पूरी पेरीफेरी में होंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट्स। इसी के अंदर आर्मेचर कंडक्टर होंगे, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, इन आर्मेचर कंडक्टर से क्या होगा, हमारा एक आरएमएफ जनरेट होगा, आरएमएफ जनरेट होगा। ये आरएमएफ जो है रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड एनएस से। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड एनएस से रोटेट करेगा। सेम टाइम पे हमारा ये रोटर भी उसी टाइम उसी स्पीड से, मतलब आरएमएफ की स्पीड से ही रोटेट करेगा। इसलिए इसमें होता क्या है कि हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनाइज होता है आरएमएफ के साथ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसीलिए ही मशीन का नाम पड़ा सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, कॉमनली जो लोग जानते हैं इसको अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अपना स्टेटर पे जो होगा आर्मेचर वाइंडिंग होगा, ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगा, आर्मेचर स्लॉट के अंदर जो है आर्मेचर वाइंडिंग होगा, और रोटर पे क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। ये रोटर है, इस पे क्या होगा, अपना एक फील्ड वाइंडिंग होगा, इस पे एक फील्ड वाइंडिंग रिंग प्रेशर अरेंजमेंट्स के थ्रू होगा। यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे, जब इसको डीसी सप्लाई देंगे, व्हेन द फील्ड इज एक्साइटेड बाय डीसी करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फील्ड की वजह से क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। फ्लक्स का एयर गैप में, जो रोटर और स्टेटर स्लॉट्स के बीच में गैप होगा, ये जो गैप है यहाँ पे आएगा अपना एक फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद ये अपना रोटेटर जनरेटर है, जनरेटर है तो इसके मतलब रोटर को किसी प्राइम मूवर से मूव करा जाएगा। प्राइम मूवर क्या होगा, या तो डीजी में जैसे हम देखते हैं डीजल जनरेटर या डीजल इंजन होगा, या फिर जो अपने हाइड्रो पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन होता है टरबाइन से जुड़ा होगा, वो क्या करेगा, इसको रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब रोटेट करेगा और उसमें पहले से ही फील्ड होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग है इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा, और उस आर्मेचर करंट से क्या आएगा, रोटेटिंग फ्लक्स आएगा एयर गैप में। ठीक है, अब बाद में पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ एयर गैप फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग है, और इसकी वजह से उसी को ही आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, जो एयर गैप फ्लक्स है वो भी सेम स्पीड से रोटेट करेगा जो रोटर की स्पीड होगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज है कि हमारा जो अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस मशीन है वो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से, जो कि आरएमएफ की स्पीड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं नेगेटिव से। सो द एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग फील्ड ओवर स्टेशनरी फील्ड, व्हाई इज द रोटेटिंग फील्ड सिस्टम इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू द स्टेशनरी फील्ड इन अल्टरनेटर। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। मोर इकोनॉमिकल, लेस नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स एंड लेस नंबर ऑफ ब्रशेस आर रिक्वायर्ड विद लो रेटिंग। क्या हुआ, जब 3 फेस वाइंडिंग की जगह सिंगल फेस वाइंडिंग लो वोल्टेज पे यूज करेंगे तो वहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स भी कम लगेंगे, स्लिप रिंग्स कम लगेंगे, और ब्रशेस की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। मान लो हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता तो 3 ब्रश की रिक्वायरमेंट पड़ती, और एक न्यूट्रल के लिए 4 ब्रश की रिक्वायरमेंट पड़ती। लेकिन क्या हुआ, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे से रोटर पे ले जाने की वजह से हमें 2 ही ब्रश की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी लो रेटिंग पे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। दूसरा, जो अपना स्टेटर वाइंडिंग है, 3 फेस की वाइंडिंग है, वहाँ पे हमारा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी तो साइज भी कम हो जाएगा। अब है साइज कम होने की वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ रोटर मैकेनिकल लॉसेस आर लेस, मैकेनिकल लॉस कम हो जाएंगे, लॉस कम हुए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इज हाई।
इट इज इजी टू प्रोवाइड कूलिंग अरेंजमेंट। अब क्या है, हाई वोल्टेज जो कोयल है वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए हम कूलिंग अरेंजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल फैंस और सर्कुलेटिंग हाइड्रोजन गैस से करके इसको कूल कर सकते हैं। इट इज इजी टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर रुका हुआ है तो वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी हमारे लिए आसान है। इट इज इजी टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर। इट इज इजी टू कलेक्ट वेरी हाई करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर विदाउट स्पार्किंग। जब हमने मशीन में डीसी मशीन पढ़ी थी तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो वहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट यूज होता है आउटपुट के लेने के लिए। तो जब हाई करंट जाता है तो स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में। अब वो अरेंजमेंट यहाँ से एब्सेंस हो गई, तो नेग्लेक्ट कर देना वो वाला सिस्टम हमने, तो यहाँ स्पार्किंग नहीं होगी और आसान होगा हाई करंट को कलेक्ट करना। अब ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ रोटर इट कैन बी ऑपरेटेड एट हाई स्पीड देन मोर आउटपुट। ठीक है, हम स्मॉल साइज ऑफ रोटर की वजह से इसे हाई स्पीड पे घुमा सकते हैं और ज्यादा आउटपुट को ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा रिलेशन पढ़ेंगे स्पीड और फ्रीक्वेंसी के में क्या रिलेशन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जनरेटेड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी क्या है, जनरेटेड वोल्टेज किस चीज पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फील्ड पोल्स पे, एंड द स्पीड एट विच द रोटर फील्ड पोल्स आर रोटेटेड। One complete cycle of voltage is generated in the armature coil when a pair of field poles, one north pole and one south pole, passes over the coil. ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे इसको। पहले तो हम क्या करते हैं, टू पोल की मशीन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और यहाँ पे कहीं पे एक रोटर होगा। जब ये रोटर रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके एक कंप्लीट रोटेशन में क्या, एक बार नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस के अंडर में आएगा, एक बार साउथ पोल के इन्फ्लुएंस के अंडर में आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा वन साइकिल ऑफ ईएमएफ जनरेट होगी एक रोटेशन में। ठीक है, वन साइकिल ऑफ ईएमएफ जनरेट होगी, वन साइकिल ऑफ रोटेशन। एक नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस के अंडर में आएगी, जब साउथ पोल के। और अगर अब हम क्या करते हैं, टू पोल से फोर पोल्स की मशीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी फोर पोल्स मशीन है, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ साउथ साउथ। अब रोटर एक रोटेशन में क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ पे जाएगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। मतलब दो बार तो नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा और दो बार साउथ पोल के इन्फ्लुएंस के अंडर में आएगा। तो क्या होगा, एक साइकिल ऑफ रोटेशन में क्या है, वन रोटेशन में क्या है, ये टू ईएमएफ की वेवफॉर्म को जनरेट करेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, सिर्फ टू साइकिल्स ऑफ ईएमएफ को जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। टू पोल मशीन होगी तो वन साइकिल ऑफ ईएमएफ आएगा रोटेशन में। फोर पोल मशीन होगी तो टू साइकिल ऑफ ईएमएफ आएगा पर रोटेशन में। सिक्स पोल मशीन होगी तो थ्री साइकिल ऑफ ईएमएफ आएगा एक रोटेशन में। ऐसे ही जनरलाइज फॉर्म में क्या होगा, अगर पी पोल की मशीन है तो पी बाई टू साइकिल्स ऑफ ईएमएफ आएंगे एक रोटेशन में, पी बाई टू साइकिल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट क्या, एन क्या है, कोई स्पीड है जिससे कि रोटेशंस पर मिनट में ले रहे हैं। अगर इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये रोटेशन पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब साइकिल्स पर रोटेशन, साइकिल्स पर रोटेशन क्या होगा, पी बाई टू, और रोटेशन पर सेकेंड एन बाई 60, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रोटेशन से रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइकिल्स पर सेकेंड। और साइकिल्स पर सेकेंड क्या होता है, साइकिल्स पर सेकेंड हमने पढ़ा है, साइकिल्स पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा एफ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इनटू सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 120। यही तो रिलेशन हमारा आया फाइनल। ठीक है, यही रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी एन एस ओवर 120। अगर यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड निकालना चाहें किसी भी सिस्टम की तो वो भी निकाल सकते हैं, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, तो AKTU ने भी क्या करा, AKTU ने भी क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। A 6-pole alternator rotates at 1000 rpm. What is the frequency of generated voltage? ठीक है, तो करेंगे इसको।
पोल्स निकालेंगे, पोल्स कितने दिए हुए हैं, 6 पोल है, और उसके बाद स्पीड दी हुई है कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से अपना फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू पोल कितने 6 इंटू 1000 स्पीड अपॉन 120। सोल्व करेंगे, क्या आया 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिस्टम की, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं वो टॉपिक पे। अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का। तो सिंक्रोनस मशीन में मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर क्या होगा, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन को स्टेटर बोलेंगे, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन को रोटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब स्टेटर में क्या क्या होगा, स्टेटर के वेरियस पार्ट्स होंगे, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेटर इंक्लूड, उसका फ्रेम होगा बाहर का, स्टेटर का कोर होगा, स्टेटर की वाइंडिंग होगी और कूलिंग अरेंजमेंट होगा। ठीक है, फ्रेम किसका बना हो, फ्रेम में बी मेड ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉल साइज मशीन एंड वेल्डेड स्टील टाइप फॉर लार्ज मशीन्स। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस होते हैं किसमें, कोर में, तो उनको रिड्यूस करना है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, स्टेटर कोर इज असेंबल्ड विद हाई ग्रेड सिलिकॉन कंटेंट एंड स्टील लैमिनेशन। ऐसा क्यों करा जाता है, देखो एडी करंट क्या है, डायरेक्टली कंडक्टिविटी पे रिलेटेड होता है। एडी करंट क्या है, क्या होता है, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो क्या है, कंडक्टिविटी पे रिलेटेड होता है। कंडक्टिविटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील लैमिनेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये 3 फेस वाइंडिंग जो होगी इसको पुट कर, 3 फेस वाइंडिंग इज पुट इन द स्लॉट्स कट ऑन द इनर पेरिफेरी ऑफ द स्टेटर। ठीक है, जो इनर पेरिफेरी होगी उसके अंदर, स्टेटर के अंदर हम क्या करेंगे, स्लॉट्स को पुट ऑन कर देंगे, किसको, कंडक्टर्स को। ठीक है, अब वाइंडिंग क्या होगी, स्टार कनेक्टेड होगी, वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होगी। द वाइंडिंग ऑफ ईच फेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल स्लॉट्स। ठीक है, जो वाइंडिंग होगी उसको सेवरल स्लॉट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। व्हेन द करंट फ्लोज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस एन एसेंशियल साइनसोइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EMF। ठीक है, मतलब फ्लक्स बनाएगा, MFF बनाएगा जब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये हो गया स्टेटर कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटर कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही ट्यूब के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। व्हाई इज रोटेटिंग फील्ड सिस्टम यूज्ड इन प्रेफरेंस टू स्टेशनरी फील्ड, ये मैंने लास्ट में भी करा दिया एडवांटेज। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड स्टीम प्लांट्स। ठीक है, ड्रॉ नीट स्केचेस ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ रोटर। What are the 2 main types of generators based on their rotor construction? तो रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 2 तरह के हमारे रोटर हैं, एक है सिलेंड्रिकल रोटर, एक है सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर हम देखना चाहें कि एक्चुअल में दिखता कैसे है, ये क्या है, ये अपना सिलेंड्रिकल रोटर है। ये क्या है, अपना सिलेंड्रिकल रोटर दिख रहा है ना, एक सिलेंडर की फॉर्म में बना हुआ, सिलेंडर की फॉर्म में बना हुआ ना, ऐसे तो बनता है सिलेंडर, स्मूथ है। ये क्या है, सैलिएंट पोल्स है, ये है सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, ये सैलिएंट पोल रोटर है, सैलिएंट पोल रोटर है। ठीक, इसके पोल्स क्या है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड से, ये आउटवर्ड प्रोजेक्ट। द रोटर इज कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट इट फॉर्म्स अ स्मूथ सिलेंडर। ठीक है, एक स्मूथ सिलेंडर की फॉर्म में बनता है, जैसे अभी दिखाया आपको। द कंस्ट्रक्शन इज सच दैट देयर आर नो फिजिकल पोल्स। ठीक है, कोई फिजिकल पोल्स नहीं होते हैं वहाँ पे, टू बी सीन एज इन सैलिएंट पोल। इसकी जगह क्या होता है, हमारे रोटर में ही अपने आप बन जाते हैं पोल्स, तो दिखाऊंगे डायग्राम में। सिलेंड्रिकल रोटर आर मेड फ्रॉम सॉलिड फोरगिंगली ऑफ हाई ग्रेड निकल क्रोम मोलिब्डेनम स्टील से बनता है इसका रोटर का। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर जो अपनी एंटायर पेरिफेरी है उसमें 1/3 पोर्शन जो है अपना वो पोल्स होता है, 2/3 पोर्शन में क्या है, स्लॉट्स अरेंज करते हैं। ठीक है, 1/3 पोर्शन में पोल्स हैं, 2/3 इज अरेंज विद दिस स्लॉट्स। डीसी, ठीक है, अब अभी बताया कि क्या है डीसी फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग किस पे है, रोटर के अंदर ही होती है। ठीक है, आर एक्यूमुलेटेड इन दिस स्लॉट्स टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज होता है रोटर सिलेंडर में। अ सिलेंड्रिकल रोटर मशीन हैज कंपैरेटिवली स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्गर एक्सल लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है डायमीटर बहुत कम है मशीन का, लेकिन एक्सल लेंथ बहुत ज्यादा है, दिख रहा है ना, ये एक्सल लेंथ ज्यादा है लेकिन मशीन का डायमीटर कम है। तो ऐसा होगा तो इससे क्या फायदा होगा, हमें कुछ तो फायदा होगा। तो इससे क्या फायदा होता है कि हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं हाई स्पीड पे। टू ऑब्टेन रेटेड फ्रीक्वेंसी लेस नंबर ऑफ पोल्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। अभी पढ़ा था फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, n इक्वल टू 120 F/P, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है अभी पीछे। अगर हमारा क्या होगा, मशीन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मशीन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर पोल्स भी कम हो तब भी रेटेड फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम को लाया जा सकता है, ठीक है। पोल्स को कम करके स्पीड बढ़ेगी, उससे फिर भी हम रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ला सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें मेनली अल्टरनेटिव टाइप का जो कंस्ट्रक्शन में इसमें 2 और 4 पोल्स होते हैं रोटर पे, 2 पोल होंगे या मैक्सिमम 4 पोल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते, रेयर केस में हो सकता है। सच अ कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ दैट परमिट्स मोर एक्यूरेट डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, अब सिस्टम ज़्यादा बैलेंस होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसके अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है। द स्मूथ रोटर ऑफ द मशीन मेक्स लेस वाइंडेज लॉसेस, ठीक है। वाइंडेज लॉसेस भी कम, मतलब विंड के से होने वाले लॉसेस। अब रोटर रोटेट करेगा तो उसमें वाइंडेज लॉसेस लगेंगे, तो स्मूथ होने की वजह से उसमें वाइंडेज लॉसेस भी कम लगते हैं। ऑपरेशन लेस नॉइस हो जाएगा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एयर गैप। इन दिस टाइप ऑफ अल्टरनेटर रोटर कोर इटसेल्फ कैन डू ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, हाँ ठीक है। इस टाइप के रोटर में हमें कहीं भी डैम्पर वाइंडिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि रोटर को ही खुद ही डैम्पर वाइंडिंग का काम कर देता है। डैम्पर वाइंडिंग की फंक्शनिंग पढ़ेंगे जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल रोटर मशीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्बो अल्टरनेटर और टर्बो जनरेटर एंड ऑल्सो आर प्रीफर्ड इन थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ने डायरेक्ट पूछा है इससे कि थर्मल का कंस्ट्रक्शन बताओ और हाइड्रो का कंस्ट्रक्शन बताओ, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है। ये अपना 2 पोल सिलेंड्रिकल रोटर है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे, ये अपना पोर्शन है डिवाइडेड। इसमें क्या है, 2/3 पोर्शन में तो स्लॉट्स है और 1/3 पोर्शन में पोल्स है। ये पोल्स है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है, ये अपने स्लॉट्स है, ये अपने स्लॉट्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऊपर, 1/3 पोर्शन में पोल होंगे और 2/3 में क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे। तो 1/3 पोर्शन में पोल है और 2/3 पोर्शन में स्लॉट्स अरेंज्ड है, ठीक है। ये ऐसे ही सेम 4 पोल सिलेंड्रिकल रोटर है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर्स होंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट का मतलब होता है प्रोट्रूडिंग और प्रोजेक्टिंग पोल्स, ठीक है। इसका मतलब ही क्या है, सेलिएंट पोल मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोजेक्टिंग पोल्स होते हैं, पोल्स प्रोजेक्टेड होते हैं आउटवर्ड। जब एक्चुअल फिगर देखा था, अभी देखा था ना, प्रोजेक्टेड पोल्स हैं आउटवर्ड्स। इस प्रोजेक्टेड पोल्स होने की वजह से इसे सेलिएंट पोल मशीन का नाम दिया जाता है, ठीक। जैसे सेलिएंट पोल रोटर कंसिस्ट ऑफ अ पोल्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोटर कोर, ठीक। ड्यूटी प्रोजेक्टर पोल्स इट क्या होगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, लार्जर डायमीटर एंड स्मॉल एक्शन है, ठीक है। अब क्या है, अगर रोटर का डायमीटर ज़्यादा लार्ज है तो इसमें क्या है कि हम स्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, डीप बना सकते हैं। इफ द रोटर डायमीटर इज लार्ज, स्टेटर डायमीटर इज ऑल्सो लार्ज एंड thereby more number of slots can be provided in the stator. Because of large diameter to limit centrifugal forces, इसको क्या है, हमें सेंट्रीफ्यूगल को उसके लो स्पीड पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें रेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें मोर नंबर ऑफ पोल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, NP/120, ये तो था। अगर हमें रेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए और स्पीड कम है तो पोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, पोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसीलिए इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स को प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेट सेलिएंट पोल रोटर हैव कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। याद रखना, इसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, उसमें सिलेंड्रिकल पोल में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है।
नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप लेंथ इज प्रेजेंट बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि पोल्स प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, जहाँ पे पोल है वहाँ पे एयर गैप लेंथ कम होगी, लेकिन पोल्स की जस्ट बाद में एयर गैप लेंथ जो है ज़्यादा होती है। टू ऑब्टेन साइनोसॉइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज चैम्फर्ड पोल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, साइनोसॉइडल वोल्टेज हमें मिले उसके लिए हम क्या है, चैम्फर्ड पोल्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, चैम्फर्ड पोल्स में जो हमारा सेंटर ऑफ पोल है वहाँ पे एयर गैप लेंथ बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, और अगर सेंटर से दूर जाएंगे तो एयर गैप लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, एयर गैप लेंथ इंक्रीज होगी। ये किस लिए करा जाता है कि जिससे कि हमें जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज हो साइनोसॉइडल ही मिले। इन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर डैम्पिंग वाइंडिंग, देखो डैम्पिंग वाइंडिंग इसमें यूज होती है, उसमें यूज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मेन यूज तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज होता है। डैम्पर वाइंडिंग किस चीज में यूज होती है, एलिमिनेट करने की, हंटिंग की, सप्रेस करती है नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड को, और जो वाटर। ठीक है, अब क्या है, ये मेनली यूज होता है वाटर टरबाइन में। ठीक है, वाटर टरबाइंस में यूज होते हैं। तो जो वाटर टरबाइंस कहाँ होंगी, हाइड्रो अल्टरनेटर्स और हाइड्रो जनरेटर्स बोलते हैं इनके। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में इनका यूज करा जाता है। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका, तो फिगर कैसा है। फिगर में क्या है देखते हैं, बाहर वाला पार्ट तो इसमें स्टेटर है ही। अब क्या होगा, इसके अंदर प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे। ये रोटर का क्या है, ये रोटर हो गया। ये पोल्स क्या है, पोल्स आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग पोल्स होंगे। ठीक है, अब क्या है, इसी पे ही अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, अपनी इसी पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सॉरी, फील्ड वाइंडिंग होगी, लेकिन कंसंट्रेटेड होगी, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी इसके ऊपर। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। पोल्स जो है वो चैम्फर्ड पोल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, चैम्फर्ड पोल बनाए जाते हैं कि जिससे कि हमें क्या है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिले। इसमें ऐसी शेप होती है, यहाँ पे एयर गैप बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, लेकिन सेंटर से दूर जाएंगे तो एयर गैप हमारा बढ़ता जाएगा। इसे करा जाता है कि जिससे कि हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है मोर साइनोसॉइडल फॉर्म में ही मिले। ठीक है, इसमें अब ये दिख रहा है पोल फेसिस पे, ये पोल के फेसिस पे क्या है, हमारी डैम्पर वाइंडिंग को ही लगाया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का मेनली यूज जो होता है अपना सिंक्रोनस मोटर में होगा, सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का। आगे चलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे। द वाइंडिंग थ्रू विच करंट इज पास टू प्रोड्यूस मेन फ्लक्स इज कॉल्ड, the winding through which current is passed to produce the main flux is called फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, मेन फ्लक्स किससे आएगा, फील्ड वाइंडिंग पे, और जिससे वोल्टेज इंड्यूस होगी वो कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग अपने स्टेटर पे होगी और फील्ड वाइंडिंग अपने रोटर पे होगी। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। टर्न पहले पढ़ेंगे, टर्न क्या होता है। अ टर्न कंसिस्ट टू कंडक्टर्स कनेक्टेड टू वन एंड बाय एन एंड कंडक्टर। ठीक है, तब दो कंडक्टर्स को अगर जोड़ेंगे किसी एंड कनेक्शन के साथ तो वो एक टर्न बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखते हैं। मान लो अपने दो कंडक्टर है, इसको यहां से एंड कनेक्शन से जोड़ दिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये अपना फिनिश पॉइंट हो गया। ये दो कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2। ठीक है, उसको एंड कनेक्शन कर दिया, मतलब पीछे से जोड़ दिया। ये क्या है, अपना एंड कनेक्शन। ठीक है, तो ये क्या बना, एक टर्न बना। ये क्या बना, ये बना अपना एक टर्न। याद रखेंगे टर्न में कितने कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल टर्न को कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उससे कोइल बनेगी। कोइल इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स इन सीरीज। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, क्या करेंगे, अपना एक कोइल होगा। ठीक है, क्या करेंगे, सेवरल टर्न्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगी कोई कोइल।
ये क्या बनेगी, कोयल बनेगी। ठीक है, और अगर बहुत सारी कोयल्स को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो उससे क्या बनेगी, एक वाइंडिंग बनेगी। ठीक है, क्या करेंगे, अगर बहुत सारी कोयल लेंगे, मान लो बहुत सारी कोयल लेते हैं, अभी के लिए 2 ही लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे। तो ये अपना स्टार्टिंग हो गई, ये अपना फिनिश हो गया। तो ये क्या बनी, वाइंडिंग। ये क्या बनी, अपनी वाइंडिंग बनी। ठीक है, याद रखिएगा, एक टर्न में 2 कंडक्टर्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और मल्टीपल टर्न्स को कनेक्ट करेंगे तो कोयल बन जाएगी, और मल्टीपल कोयल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो वाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना आर्मेचर वाइंडिंग। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बीच में। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे उसको क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारी एक 2 पोल की मशीन है, ठीक है, अगर हमारी एक 2 पोल की मशीन है जिसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, ये अपना रोटर था। तो इसमें क्या हो रहा था, एक रोटेशन में क्या मिल रहा था 2 पोल की मशीन में, 1 साइकिल ऑफ ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मशीन एक बार रोटेट करेगी, मतलब रोटर एक बार रोटेट करेगा, सॉरी रोटर रोटेट करेगा। ठीक है, मशीन पूरी मशीन रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ रोटर रोटेट करेगा, तो उसमें क्या मिलेगा, हमें 1 साइकिल ऑफ ईएमएफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 साइकिल ऑफ ईएमएफ जो है इसमें रोटेट होने पे हमें क्या दिख रहा है, ये अपना 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया। ये कितना होता है, यहाँ से 180 होता है, 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो 360 डिग्री क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। और अगर मैकेनिकल डिग्री की, तो यहाँ से पूरा एक रोटेशन लिया है मशीन ने, तो मशीन ने पूरा रोटेशन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 360 डिग्री ही मैकेनिकल रोटेट हुई मशीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक 4 पोल की मशीन को। क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक 4 पोल की मशीन। ठीक है, 4 पोल की मशीन 4 ही पोल होंगे, 2 नॉर्थ पोल होंगे, 2 साउथ पोल होंगे, 2 नॉर्थ पोल होंगे, 2 साउथ पोल होंगे। तो इसमें क्या होगा, एक रोटेशन में क्या आएगा, 2 साइकिल्स ऑफ ईएमएफ आएंगी, 2 साइकिल्स ऑफ ईएमएफ आएंगी। ठीक है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो 2 साइकिल आ गई। एक साइकिल कितनी थी, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल की एक साइकिल थी, तो 2 साइकिल कितनी हो जाएगी, 2 साइकिल हो जाएंगी 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, लेकिन अगर देखें रोटर को भी, तो रोटर ने तो अभी भी मैकेनिकल डिग्रीज में एक ही रोटेशन लिया है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैकेनिकल डिग्री में अभी भी कितना है, 360 डिग्री मैकेनिकल है, 360 डिग्री मैकेनिकल है। ठीक है, ऐसे ही आगे जाएंगे तो 6 पोल की मशीन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एक रोटेशन में 3 साइकिल्स ऑफ ईएमएफ आ जाएगा, तो उसमें 3 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो इससे अब हम रिलेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या रिलेशन लिख सकते हैं, ये जो अपना थीटा इलेक्ट्रिकल होगा, अपना थीटा इलेक्ट्रिकल है, क्या होगा, P/2 थीटा मैकेनिकल होगा। ठीक, P/2 थीटा मैकेनिकल होगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अगर हम कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करना चाहे कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर मान लो 2 पोल की मशीन है, कितने हैं, 2 पोल है,
तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। जो यहाँ पे था 360 डिग्री मैकेनिकल था, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल था। और अगर मशीन क्या है 4 पोल की हो जाती है तो 4/2 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या आएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल आएगा। तो यहाँ पे क्या आया था 720 डिग्री आया था, यहाँ पे क्या आया था 2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, आगे ना रिलेशन कंफर्म हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये अपना रिलेशन याद रखना है, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होगा, P/2 थीटा मैकेनिकल के इक्वल होगा। आगे चलते हैं मशीन में। अब क्या पढ़ेंगे, पोल पिच पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पोल पिच। पोल पिच होता क्या है, पोल पिच होता है, ये हमारे मान लो मशीन है, ठीक है, इसमें एक ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, तो इनके जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ये जो इनके सेंटर से, नॉर्थ पोल के सेंटर से साउथ पोल के सेंटर का डिस्टेंस होगा, इसको ही हम बोलते हैं पोल पिच। ठीक है, दो एडजेसेंट पोल्स का, दो एडजेसेंट पोल्स का। ठीक है, करेंगे क्या है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट पोल ऑफ अ मशीन इज नोन एज पोल पिच और पोल स्पैन। ठीक है, दो एडजेसेंट पोल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दोनों पोल के, उसी को हम पोल पिच बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना ये हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल फिक्स है, हमेशा रहेगा। एक पोल पिच कितना होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो, हमेशा फिक्स रहेगा। मैकेनिकल डिग्रीज के लिए 360 बाय पोल्स, ऐसे ये क्या करेगा, वेरी करेगा। अब पोल पिच क्या होता है, पोल पिच का निकालने का फॉर्मूला जो है वो है स्लोट्स पर पोल। ठीक है, कितने स्लोट्स हैं और कितने पोल्स हैं, उससे हम पोल पिच निकाल सकते हैं। Regardless of the number of poles in a machine, a pole pitch is always 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। ठीक है, मैंने बता दिया कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए याद रख लो, पोल पिच हमेशा 180 डिग्रीज ही रहेगा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। अब क्या करेंगे, टू पोल साइड्स ऑफ अ कोइल आर प्लेस्ड इन टू स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर सरफेस। ठीक है, टू पोल साइड्स को क्या प्लेस करेंगे, टू स्लॉट्स ऑन द स्टेटर सरफेस। ठीक है, स्टेटर सरफेस में क्या होगा, जो कोइल के दो साइड्स हैं उन्हें दो स्लॉट्स में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कोइल को ऐसे ऐसे किया, ऐसे, ये अपनी कोइल आ गई। ठीक है, ये ठीक है, ये अपनी कोइल आ गई। जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, कोइल पिच बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जो भी डायग्राम बनाया था दो कंडक्टर्स का ऐसे, ठीक, ये क्या था, अपना एक टर्म था, कोइल था। तो जो दो कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइल स्पैन। क्या बोलेंगे इन दोनों को, दोनों को बोलेंगे कोइल स्पैन या कोइल पिच। ठीक है, अगर ये कोइल पिच और पोल पिच दोनों इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे हम फुल पिच कोइल। ठीक है, कोइल पिच और पोल पिच अगर दोनों इक्वल है, 180 डिग्रीज है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक फुल पिच कोइल होगा। अगर कोइल पिच क्या है, लेस हो गया पोल पिच से, तो उसे क्या हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट पिच कोइल और फ्रैक्शनल पिच कोइल। ठीक है, फिर उसे हम बोलेंगे शॉर्ट पिच कोइल और फ्रैक्शनल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, कोर्डेड, शॉर्ट पिच और फ्रैक्शनल पिच कोइल। ठीक है, शॉर्ट पिच कोइल क्या होती है पढ़ेंगे। अब कोइल हैविंग अ स्पैन लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कोइल, जो भी बताया, और फ्रैक्शनल पिच कोइल। ठीक है, और इसको कोर्डेड कोइल भी बोला जाता है। अ स्टेटर वाइंडिंग यूजिंग फ्रैक्शनल पिच कोइल इज कॉल्ड कोर्डेड वाइंडिंग। ठीक है, इफ द स्पैन ऑफ कोइल इज रिड्यूस्ड बाय एन एंगल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, द कोइल स्पैन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे 30 डिग्री से क्या हुआ, कोइल शॉर्ट हो गई, तो कोइल स्पैन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या है, कोर्डेड एंगल बोलते हैं इसको, अल्फा को। देखते हैं, मान लो एक दो पोल मशीन है, क्या मानना है, दो पोल मशीन है जिसमें स्लॉट्स कितने, 12 है। ठीक है, तो पोल पिच कितना हो जाएगा, स्लॉट्स पर पोल होता है, तो स्लॉट्स पर पोल निकालेंगे तो 6 आया। ठीक है, 6 आया, मतलब कि अपना क्या होगा, फुल पिच कोइल होगी तो
कोयल पिच क्या होगा, पोल पिच के इक्वल होगा। कोयल पिच कोयल पिच पोल पिच के इक्वल होगा, तो मतलब कोयल स्पैन कितना होगा 1 to 7, तभी तो 6 आएगा 1 to 7। यहाँ देखते हैं, अगर 1 to 7, अगर वन ये कंडक्टर है अपना फर्स्ट वाला और 7th वाला ये वाला कंडक्टर, ठीक है। अगर दोनों का एंड कनेक्शन है इनसे, फुल पिच कोयल होगी जिसका कितना होगा 180 डिग्री पोल पिच होगी और कोयल पिच भी 180 डिग्री होगी। लेकिन अगर कोयल स्पैन क्या हो गया 1 to 6 हो गया, मतलब एक स्लॉट से क्या हुआ कम हो गया 5, ठीक है, एक स्लॉट से कम हो गया, तो ये 30 डिग्री जो है ये अपना कोडेड एंगल है, ये अपना कोडेड एंगल है, ठीक है। तो अपना इस बार कोयल पिच कितना हो जाएगा, कोयल पिच हो जाएगा 150 डिग्री, कोयल पिच कितना हो जाएगा 150 डिग्री, जो कि पोल पिच से कम हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट पिच कोयल, कोडेड कोयल और फ्रैक्शनल पिच कोयल, ठीक है। अब क्या करेंगे, पिच फैक्टर निकालेंगे यहाँ से और कोडिंग फैक्टर निकालेंगे, केपी बोलते हैं जिसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, ध्यान रखना, डेरिवेशन आएगा इसका 100%, 100 तो नहीं 90% चांसेस है कि इसका डेरिवेशन आएगा। हर साल दूसरे साल तीसरे साल रिपीट होता है इसका 10 नंबर में, इसका और डिस्ट्रीब्यूशन कुल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्लोट एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोट एंगल, जो क्या है अपना स्लोट एंगल है अपना बीटा, वो क्या होगा 180 डिग्री अपॉन स्लोट्स पर पोल, 180 डिग्री अपॉन स्लोट्स पर पोल, जो कितना आया अपना 30 डिग्री आया। उसके बाद शॉर्ट पिच एंगल निकालेंगे अल्फा, शॉर्ट पिच एंगल निकालेंगे अल्फा। शॉर्ट पिच एंगल अल्फा क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट शॉर्ट फॉल विद रिस्पेक्ट टू पोल पिच, मतलब कितने स्लॉट्स कम रह गए पोल पिच से इनटू स्लोट एंगल, ठीक है। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पे कितने कम रह गए थे, एक कम रह गया था, ठीक है। यहाँ पे कितना कम रह गया था, एक कम रह गया था, 6 से 7 एक ही तो डिफरेंस आया, मतलब कितना कम था, एक कम था, इनटू स्लोट एंगल, स्लोट एंगल कितना था यहाँ पे निकला 30 डिग्री, तो अपना जो शॉर्ट पिच एंगल होगा वो 30 डिग्री आएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। जो अल्फा की वैल्यू होगी वो अपनी 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। 1 into 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने लिखना है इसे समझने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अगर देखो फुल पिच कोइल है तो दोनों कंडक्टर्स में क्या होगा, इन फेस में वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो उनका जो सम आएगा वो अर्थमेटिक सम आएगा, कितना हो जाएगा E प्लस E मतलब 2E आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट पिच कोइल है तो किसी एंगल से तो शॉर्ट पिच हुई होगी, शॉर्ट पिच एंगल क्या है अल्फा, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फेजर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। फेजर सम यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट का क्या आएगा इंड्यूस्ड, E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E इंटू कोस अल्फा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2E स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट EMF आएगा वो आएगा 2E कोस अल्फा बाई 2। अब KP निकालेंगे, KP क्या है अपना पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर निकालेंगे। पिच फैक्टर क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच कोइल टू द EMF इंड्यूस्ड इन फुल पिच कोइल, ठीक है। क्या है, रेशियो है, या फेजर सम टू अर्थमेटिक सम का रेशियो है। तो फेजर सम क्या है अपना 2E कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, और अपना अर्थमेटिक सम क्या आया था 2E आया था 2E। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करा तो KP क्या आया कोस अल्फा बाई 2, ये क्या आ गया अपना पिच फैक्टर आ गया। KP क्या हुआ अपना पिच फैक्टर हो गया कोस अल्फा बाई 2 के अपना आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ेंगे। A distributed type winding is a type of winding where the armature conductors, ठीक है, of phase are spread over several slot in a stator core instead of being concentrated in a single slot, ठीक है। क्या होगा, जो अपने कंडक्टर्स होंगे वो सेवरल स्लॉट्स में डिवाइडेड होंगे, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक स्लॉट में ये डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड है, ठीक है। ऐसे ये वाली वाइंडिंग डिवाइडेड है, ऐसे यहाँ देखेंगे ये डिवाइडेड है, तो ये क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करने का क्या है, ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है हार्मोनिक कंटेंट को इंड्यूस्ड। तो अगर हार्मोनिक कंटेंट क्या हो गया हमारा रिड्यूस हो गया, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे जो हमारी जो आउटपुट में वेव फॉर्म आएगी या आउटपुट में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्मूथर होगा, मतलब क्या साइनोसॉइडल की तरफ ही जाएगा, वो मोर साइनोसॉइडल की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग देखो सेम स्लॉट्स में है, ठीक है, सेम स्लॉट में,
ये है अपनी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जिसमें क्या है सेम स्लोट में अपना होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और स्प्रेड फैक्टर और बेल्ट फैक्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच फैक्टर और बेल्ट फैक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट लिख के देगा कि यही चाहिए। क्या है, डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ, क्या कहे, फेजर सम ऑफ कोइल ईएमएफ टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कोइल ईएमएफ, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स it compares the EMF generated by a distributed winding to the EMF that would generate if all winding are concentrated in the single slot, ठीक है। क्या है, रेशियो निकालता है, ठीक है, कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइंडिंग तो उसका रेशियो, अगर कंसंट्रेटेड है वाइंडिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इंडिकेटिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइंडिंग ओवर रिड्यूसेस द टोटल ईएमएफ कंपेयर टू कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईएमएफ तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या है, ईएमएफ रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हार्मोनिक्स आते हैं। यहाँ पे क्या है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो अपनी वाइंडिंग आएगी वो क्या आएगी, मतलब जो अपना आउटपुट आएगा ईएमएफ का वो क्या आएगा, मोर यूनिफॉर्म आएगा, मतलब साइनोसॉइडल की तरफ आएगा, तो वो हमें ज़्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक मशीन है हमारे पास जिसमें स्लोट्स कितने 18, पोल्स है 2 और 3 फेस मशीन है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर में निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोल पिच। पोल पिच क्या होगा, स्लोट्स पर पोल, मतलब 9 आ गए। एक पोल के अंदर में कितने होंगे स्लोट्स, 9 होंगे, तो 9 पोल्स स्लोट्स आ गए। फिर वही निकालेंगे स्लोट एंगल बीटा। स्लोट एंगल कितना आया, बीटा आया 20 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पोल पिच, याद रखना स्लोट एंगल 180 डिग्री अपॉन पोल पिच 20 डिग्री आ गया। फिर क्या निकालेंगे, एम फैक्टर क्या है, स्लोट्स पर पोल पर फेस, मतलब स्लोट्स कितने पोल के अंदर में और कितने फेस के अंदर में आएगा, ठीक है, इसको निकालेंगे। अब जैसे हमें दिख रहा है एम कितना आया, यहाँ पे 3 आया, दिख रहा है ना 3, मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया, जैसे ये 3, ये 3 का ग्रुप बनेगा, ये 3 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये है अपना एम फैक्टर। उसके बाद स्प्रेड एंगल निकालेंगे, एम बीटा कितना 60 डिग्री, मतलब स्प्रेड एंगल मतलब ये पूरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। जैसे रेड वाले 3 कंडक्टर्स अगर लूंगा तो इनका कितना आएगा स्प्रेड एंगल, इनका होगा 60 डिग्री, ऐसे ही 60 डिग्री इनका होगा, फिर 60 डिग्री इनका होगा, ठीक है। ये याद रखना है भाई, ये सब याद रखना है। एम क्या होता है, स्लोट्स पर पोल पर फेस। स्प्रेड एंगल क्या होता है, एम बीटा। स्लोट एंगल 180 डिग्री अपॉन पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, स्लोट्स पर पोल। अब क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को देखेंगे, अगर m की वैल्यू 1 है तो मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, ठीक है, कोसेंट्रिक वाइंडिंग है, ठीक है। और अगर m की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वोल्टेज पॉलीगन देखेंगे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्लोट्स में हो रही है उनका वोल्टेज पॉलीगन देखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या करा, 3 स्लोट्स लिए हैं, जैसे एक स्लोट ये, एक स्लोट ये, एक स्लोट ये, ठीक है। ये 3 स्लोट हो गए, ये 3 स्लोट हो गए, ये दिख रहा है ना, ये 3 स्लोट हो गए, ठीक है, ये अपने 3 स्लोट हो गए। इसमें क्या करेंगे, ये सेंटर हो गया किसका, रोटर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे अपना ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अपना एक स्लोट एंगल है वो कितना था, स्लोट एंगल हमने निकाला था क्या था, बीटा, स्लोट एंगल बीटा है, ठीक है। और ये क्या है, पूरा फेस स्प्रेड कितना था, एम था, तो पूरा अगर एंगल निकाले तो कितना हो जाएगा, एम बीटा हो जाएगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एम बीटा, टोटल एंगल। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है क्या, तो हमें फेजर सम निकालना है, मतलब अर्थमेटिक सम निकालना है, और एक क्या निकालना है, एक हमें निकालना है अपना फेजर सम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे ट्राइंगल ओ ए के, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ के करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ओ ए के, इसमें क्या करा हमने, इसको एक स्लोट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बीटा था तो बीटा बाई 2 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें लगाएंगे ए के क्या होगा, ए के ये वाला पार्ट, ए के क्या होगा, ए के होगा ओ ए, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ओ ए साइन बीटा बाई 2, ठीक है, ओ ए साइन बीटा बाई 2 होगा। अब ए बी पूरा निकालना है हमें, ये वाला इस पूरे स्लोट का, ए बी क्या होगा, इसका दुगना होगा, ए बी क्या होगा, इसका दुगना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब ए बी बी सी और सी डी ये तीनों इक्वल होंगे, इनमें ईएमएफ भी इंड्यूस्ड इक्वल होगी, तीन में ई। तो स्प्रेड कितना था, एम था फैक्टर, तो इसमें कितना करेंगे, अगर तीनों का निकालना है तो क्या करेंगे, एम टाइम्स कर देंगे, तो एम टाइम्स ऑफ ए भी कर देंगे। तो अर्थमेटिक सम जो हमारा आया वो कितना आया, एम टाइम्स ऑफ 2OA इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे फेजर सम निकालेंगे। ठीक है, फेजर सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ ए पी। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी। अब इसमें क्या करेंगे, पूरा एंगल कितना था, पूरा एंगल था एम बीटा, एम बीटा का हाफ कर देंगे तो एम बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया एम बीटा बाई 2। अब इसमें लगाएंगे एम बीटा बाई 2, तो यहाँ पे जो अपना निकालेंगे क्या, ए पी निकालेंगे या ए डी निकालेंगे। ठीक है, ए पी निकालेंगे, ए पी निकालेंगे। ठीक है, ए पी निकालेंगे तो ए पी क्या होगा, ओ ए साइन एम बीटा बाई 2, ओ ए साइन एम बीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये उसके बाद ए डी क्या होगा, हाफ करा था तो ए डी इसका 2 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो ए डी क्या आएगा 2OA साइन एम बीटा बाई 2। ये क्या हो गया, ये हो गया फेजर सम ऑफ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें जो अपना फॉर्मूला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, उसमें पुट करेंगे, पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना के डी जो आएगा वो आएगा साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन आ गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का के डी क्या है, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से बाइंडिंग फैक्टर निकालेंगे के डब्ल्यू। ठीक है, बाइंडिंग फैक्टर निकालेंगे, बाइंडिंग फैक्टर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के पी इंटू के डी होगा। ठीक है, के पी इंटू के डी होगा, ये आ गया अपना बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर पे आएंगे। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल में आया है, देख सकते हैं हर साल में आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, डायरेक्ट ईएमएफ इक्वेशन पूछी है। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर आल्सो डेवलप एक्सप्रेशन फॉर पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दोनों अभी निकाले हैं, उसका डेरिवेशन 10 मार्क्स में। ड्राइव ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर आल्सो डिफाइन एंड ड्राइव पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, फिर से दोबारा वही डेरिवेशन। ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आल्सो ड्राइव इन एंड इनकॉर्पोरेट पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सेम हर साल में आया है 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल में, देख सकते हैं कितना बढ़िया कंसेप्ट है ये। 10 नंबर पक्के, मतलब ये दो डेरिवेशन कर लिए और एक ये ईएमएफ का कर लिए, 10 नंबर पक्के। ठीक है, तो करते हैं ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं अल्टरनेटर की। क्या करते हैं, लेट करते हैं कि एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, पी क्या है, पोल्स है, एन क्या है, राउंड्स पर मिनट है आरपीएम, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एक फेस में कितने कंडक्टर्स, उसको जेड मान लिया। फिर टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस मान लिया। ठीक है, कि एक टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एक फेस में। फिर पाई हो गया फ्लक्स पर पोल। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ये सारे एजम्पशंस हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा, डी फाई बाई डी टी होगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कंडक्टर इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो पी पोल्स है और फाई एक के साथ हो रहा है तो पी फाई होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ क्या बचा, टाइम बचा, तो टाइम निकालना है, निकाल लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/n। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन को 1, 2 और 3 तीनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एक साथ, तो क्या आएगा, एवरेज ईएमएफ, ई एवरेज पर कंडक्टर क्या आएगा, पी फाई n अपॉन 60। ठीक है,
और एन का फॉर्मूला भी डिराइव करा था, क्या था, 120F/P। तो इसको पुट करेंगे इसमें, तो पी एफ इंटू 120 एफ अपॉन पी इंटू 60। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 60 से करेंगे 2, मतलब क्या आया 25F। ये क्या आया, ईएमएफ इंड्यूस्ड, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर। ठीक, अब क्या करेंगे, कंडक्टर का आ गया ये क्या है, लेकिन आरएमएस है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। इसकी साइनसोइडल के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1.11 होती है। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.11 इंटू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से ई आर एम एस पर कंडक्टर निकालेंगे। ठीक है, ई आर एम एस पर कंडक्टर कितना हो जाएगा, 1.11 इंटू 25F इक्वल टू 2.22 ठीक है, अब ये क्या है, एक कंडक्टर के लिए है, हम क्या निकालेंगे, टर्न के लिए। तो एक टर्न में कितने कंडक्टर थे, 2 कंडक्टर थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2.225F, कितना हो जाएगा 4.445F। ठीक है, अगर हम निकालेंगे ई आर एम एस पर फेस, ठीक है, ई आर एम एस पर फेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.445F इंटू टर्न्स पर फेस। ठीक है, ये अपना रिलेशन आ गया। ठीक है, ये अपना रिलेशन आ गया आरएमएस का पर फेस में। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ई आर एम एस पर फेस क्या आया, 4.44F/T/PH टर्न पर फेस। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अगर हमारी वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। ठीक है, इफ वाइंडिंग क्या है हमारी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके साथ शॉर्ट पिच फैक्टर लेना पड़ेगा, पिच फैक्टर लेना पड़ेगा KP। ठीक है, तो ई आर एम एस पर फेस कितना आ जाएगा, फिर हो जाएगा 4.44F/TPH इंटू KP। ठीक है, और अगर हमारी वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेना पड़ेगा हमें। ई आर एम एस पर फेस कितना हो जाएगा 4.44F/, टर्न पर फेस इंटू KP इंटू KD। ठीक है, और KP इंटू KD क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर। तो जो अपना फाइनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे, ई आर एम एस पर फेस इक्वल टू 4.44F/, टर्न पर फेस इंटू वाइंडिंग फैक्टर। ये अपना लास्ट फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड का। ठीक है, जब भी पूछेगा तो यहीं तक ही निकालना है पूरा। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन हो गया किसका, ईएमएफ का। ठीक है भाई लोगों, अब आगे चलते हैं। अब जो अपने प्रीवियस ईयर के इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ईएफ होता है। ईएफ क्या है, जो जनरेटेड इंड्यूस्ड वोल्टेज है, एक जो हमें आउटपुट टर्मिनल्स पे मिलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज V। ठीक है, जैसे मान लो ये मशीन थी जिसमें ईएफ यहाँ जनरेट हो रहा था, उसके बाद यहाँ कुछ आरए होगा, कुछ और होगा, इम्पिडेंस हो गए, रिएक्टेंस हो गए, उसके बाद जो लॉसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट पे मिलता है, इस आउटपुट पे मिलने वाले टर्मिनल वोल्टेज को जो इफेक्ट करती है चीजें, ठीक है, उनको पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 3 चीजें इफेक्ट कर रही हैं, कौन सी, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस,
एक लीकेज रिएक्टेंस और एक आर्मेचर रिएक्शन। देखते हैं कैसे इफेक्ट करती है तीनों। सबसे पहले चलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, पढ़ते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को। तो ये अपना एक स्टार कनेक्टेड रोड मशीन है। ठीक है, स्टार कनेक्टेड मशीन है, तो ये इसका स्टेटर है। वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस होगा, जिसे हमने आर ए से डिनोट कर दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। हमें पता है वी ई एफ क्या होगा, ई एफ होगा वी प्लस आई ए आर ए। अगर यहां से टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो ई एफ माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि अगर आई ए इंक्रीज होगा, देखो आई ए का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब ही लोड होता है। ठीक है, अगर लोड इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा आई ए आर ए लॉसेस, मतलब आई ए आर ए पूरा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये आई ए आर ए मान लो पूरा, ये वाला पूरा फैक्टर हमारा इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा, इस पूरे फैक्टर में से ये पूरा फैक्टर माइनस होगा, ई एफ में से आई ए आर ए माइनस होगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। इन सिंक्रोनस जनरेटर ड्यू टू एसी करंट आयरन लॉसेस आर प्रेजेंट, देयर बाय टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पीटी से होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। मैं इसका फॉर्मूला पढ़ते भी, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉसेस और ज्यादा होंगे। ठीक है, लॉसेस और ज्यादा होंगे। अब दूसरा क्या है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, जब पावर सिस्टम 1 में हमने पढ़ा होगा स्किन इफेक्ट, तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं कि देखो यहाँ, ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि जब वेरी हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंटरनल इंडक्टेंस बढ़ जाता है, जिसका करंट क्या करता है, वो इसके सरफेस की तरफ भागता है। ठीक है, फ्लो होने के लिए। तो पहले मान लो एरिया ए था, अब क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ए डैश। मान लो ये वाला एरिया ए था, ये तो ए डैश हो गया। ठीक है, ए डैश ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, इस वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, इतना इतना एरिया जो है दोनों तरफ से, ये हो गया ए डैश। ठीक है, ओवरऑल एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए एसी रेजिस्टेंस जो होता है, एसी, किसी एसी मशीन का रेजिस्टेंस डीसी मशीन से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें दो, हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। किसको, एक तो आयरन लॉसेस को, और दूसरा स्किन इफेक्ट को। तो इससे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस हम लेंगे, जो हम मान लो जो लैब में करेंगे, हम क्या करेंगे, डीसी वाइंडिंग अपने फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर ए जो होगा अपना, ठीक है, ये आर ए मतलब एक फेज का, कितना होगा 1.2 टू 1.6 आर डी सी। ठीक है, स्टार कनेक्टेड है, हम तो क्या कर, स्टार कनेक्टेड में कैसे करेंगे, यहां से मेजर करेंगे ना, सप्लाई देके, यहां से डीसी सप्लाई दी, मेजर कर लिया, फिर जो आएगा उसका आर ए का हाफ कर देंगे। ठीक है, यहां से मान लो हमने सप्लाई दी, कुछ वोल्टेज दी, यहां से सप्लाई करंट नाप लेंगे, जो करंट गया होगा वी बाई आई करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या करेंगे, वी बाई आई करेंगे, आर आएगा, जो आर आएगा, तो आर ए क्या होगा, आर ए आर का हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज कनेक्टेड है। चलते आगे, एक फैक्टर हमने पढ़ लिया आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, द फ्लक्स विच आर सर्कुलेटिंग अराउंड इट मतलब किसके, स्लॉट्स के, ऑन आर्मेचर कंडक्टर इज कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स। मतलब जो फ्लक्स लिंक नहीं हो पाया आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ, जैसे ये मान लो बीच में रह गए यहाँ पे, तो ये क्या है, लीकेज फ्लक्स है। अब लीकेज फ्लक्स है तो मतलब कुछ फ्लक्स का हमें लॉस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लॉसेस करेगा। लीकेज फ्लक्स इफेक्ट इज प्रेजेंट ओनली एट लोड कंडीशन। हाँ, ये हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, इसकी कंडीशन याद रखनी है कि क्या होता है, लीकेज फ्लक्स सिर्फ लोडेड कंडीशन पे होगा, अनलोडेड कंडीशन पे नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं, इफ लोड करंट इंक्रीजेस, अगर लोड करंट इंक्रीज होगा तो लीकेज फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है,
पता है ना कैसे इंक्रीज होगा, इसका फॉर्मूला सबको। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। और एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, अपॉन, अपॉन नहीं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा एमएमएफ, फ्लक्स हो जाएगा एन आई ओवर एस। अगर करंट इंक्रीज करा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही लिखा है, इफ फ्लक्स ऑल्सो, इफ लोड इंक्रीज, मतलब आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? लीकेज इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और लीकेज रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लीकेज इंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हो जाएगा? ये लिखा है फॉर्मूला, देखो ये क्या है, एन फाई ओवर आई ए, ठीक है। ये किसका होता है? इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर फाई एल इंक्रीज हुआ, अगर लीकेज फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो लीकेज इंडक्टेंस भी इंक्रीज हुआ, और अगर लीकेज इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो अपना लीकेज रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और रिएक्टेंस क्या करेगा? रिएक्टेंस लॉसेस करेगा। तो ये लिखा है ड्यू टू विच टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू विच टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस। अब अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होगा। अब करंट में दो पार्ट होंगे, कौन से? एक तो ये होगा आर्मेचर फ्लक्स, एक होगा लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो अगर ये एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस, तो पूरा ये फैक्टर आई ए एक्सेल भी पूरा फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये पूरा फैक्टर क्या करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। V क्या है? V इक्वल टू ई एफ माइनस आई ए आर ए प्लस जे एक्सएल। आर ए ऑलरेडी इंक्रीज हो गया था, इसके साथ एक्सएल भी इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करेगा? ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो क्या हुआ इसका? इफ आर ए प्लस जे एक्सएल, ठीक है। रिएक्टेंस से क्या? इंपीडेंस, अगर पूरा इंपीडेंस इंक्रीज होता तो उससे क्या होगा? लोड करंट इंक्रीज होगा और लोड करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर इंक्रीज हुए, ये दोनों के दोनों फैक्टर इंक्रीज हो गए, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट फैक्टर पे अपना, जो कि है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या है? ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, अभी लास्ट लेक्चर में करा दिया है, ठीक है। एक्सप्लेन द आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन एक्सप्लेन करना है तीन चीजों पे, किस पे? यूनिटी पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे और लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस द सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये इतना पार्ट अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देखते तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। When alternator is loaded, effect of armature flux on mean field flux is called armature reaction, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम अपने अल्टरनेटर पे लोड कनेक्ट करेंगे, तो लोड कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर पे फ्लक्स आएगा, ठीक है। कैसे आता है? कैसे आता है फ्लक्स? ठीक है, फ्लक्स ऐसे आएगा, देखो हम क्या करा, हमने फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करा, फील्ड वाइंडिंग में करंट गया, उससे एयर गैप फ्लक्स आया। वो एयर गैप फ्लक्स लिंक करेगा किसके साथ? आर्मेचर कंडक्टर के साथ, ठीक है। क्या करेगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा उसमें, करंट इंड्यूस होने के बाद उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और वोल्टेज इंड्यूस होने से क्या होगा? तो मतलब जब उसमें करंट इंड्यूस हुआ तो वो भी अपना फ्लक्स बनाएगा, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स। तो वो फ्लक्स जो मेन फ्लक्स को इफेक्ट करेगा वही होता है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। वो क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन। अब ये अलग अलग पावर फैक्टर पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है, ठीक है। वही हमें पढ़ना है कि कैसे बिहेव करेगा। कहीं पे क्या करेगा? उसको एड कर रहा होगा, मतलब उसको बढ़ा रहा होगा, कहीं पे क्या कर रहा होगा? उसको डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। कहीं पे क्या हो रहा होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में चला गया होगा, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में जाएगा तो क्या होगा? उसकी वजह से हार्मोनिक्स आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़नी आगे। नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन पावर फैक्टर, ये लिखा है कि नेचर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे, ठीक है। अब अपना फील्ड करंट आई एफ क्या प्रोड्यूस करेगा? मेन फील्ड फ्लक्स। और आर्मेचर करंट आई ए क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं।
ठीक है, ये क्या किया हमने, एक मशीन ले ली, ठीक है। बाहर वाला ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये अपना क्या है, स्टेटर है, और ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है अपना रोटर है। इसमें फील्ड वाइंडिंग दिखाई मैंने, ठीक है। ये ऊपर ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ए बी सी आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, और ए डैश बी डैश सी डैश भी आर्मेचर ही कंडक्टर्स हैं, ठीक है। बस क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है। ए में, ए बी और सी में डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड है क्योंकि डॉट लिखा है। ए डैश बी डैश और सी डैश में क्रॉस लिखा है तो मतलब इनवर्ट डायरेक्शन है। अगर हम राइट हैंड कर्व रूल लगाएंगे इनमें, राइट हैंड कर्व रूल लगाएंगे तो क्या होता है, अगर हम थंब को किसकी तरफ रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखेंगे, तो जिधर हमारा हैंड फोल्ड होगा वो क्या दिखाएगा, फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। तो रख के देखते हैं, ए पे रखेंगे तो बाहर की तरफ रखेंगे, फ्लक्स मतलब करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड रखेंगे, तो जिधर हमारा हैंड क्या होगा, फोल्ड होगा, उधर ही डायरेक्शन होगी। तो हैंड किधर फोल्ड हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन फोल्ड होगा, ठीक है। ऐसे इसमें नीचे वालों में कंडक्टर्स में इनवर्ट रखेंगे अंदर की तरफ, तो हैंड फोल्ड किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें ऐसे जाएगा, इसमें कैसे जा रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, इनवर्ट वालों में, आउटवर्ड वालों में, और इनवर्ट वालों में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट जो आ रहा है एक्सिस पे, वो दोनों तरफ दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये क्या आ गया हमारा, फाई आ गया, ठीक है। और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में करंट दिया था, इससे जो आर्मेचर फील्ड फ्लक्स बना था, मतलब आर्मेचर फ्लक्स नहीं, सॉरी, फील्ड फ्लक्स बना था, मेन फील्ड फ्लक्स, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये उसकी डायरेक्शन है, फाई है, ठीक है। ये भी राइट हैंड कर्व रूल से निकलेगी, करंट की डायरेक्शन रखो, थंब की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसको फेजर में देख लेते हैं थोड़ा कैसे इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहीं से उठा के इधर शिफ्ट करा, ठीक है। ये क्या है हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है, ये क्या है आर्मेचर फ्लक्स है, ठीक है। अब इनका जब वेक्टर डिसोल्यूशन करा है तो उससे क्या है, ये आया अपना रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है, अब देखो पूरा फील्ड फ्लक्स नहीं बचा है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, मतलब फील्ड आर्मेचर फ्लक्स की वजह से कुछ इफेक्ट आया, और इफेक्ट क्या आया, वो आया फाई आर, ठीक है। तो ये फाई आर किस पे डिपेंड करेगा, ये फाई आर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पावर फैक्टर पे, ठीक है। फाई आर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पावर फैक्टर पे। देखते हैं कैसे इफेक्ट करेगा, आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। अब इसका नाम को थोड़ा करते हैं, देखो क्या लिखा है, जीरो पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर क्या है, जीरो है, ठीक है। कोस थीटा क्या है, जीरो, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, सही है। इसके बाद इसमें लिखा है लैगिंग, लैगिंग किस में होता है, इंडक्टिव लोड में होता है, ठीक है। लैगिंग किस में होता है, इंडक्टिव लोड में होता है। तो अब देखते हैं कैसे आएगा। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले मशीन में क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्साइटेशन, ठीक है, मतलब डीसी सप्लाई देंगे, किसमें, फील्ड वाइंडिंग में, डीसी सप्लाई दे दी फील्ड वाइंडिंग में, मतलब आईएफ दे दिया, आईएफ से सबसे पहले क्या आएगा, फाई एफ आएगा, ठीक है। आईएफ से फाई एफ आएगा, तो फाई एफ ये आ गया अपना, ठीक है, ओरिजिन पे रख लिया फाई एफ को। अब क्या होगा, फाई एफ की वजह से आई ए आएगा, और आई ए की वजह से फाई आएगा, ठीक है, आई ए की वजह से फाई आएगा। अब लेकिन इन सब के बीच में पहले वोल्टेज इंड्यूस्ड आएगा, तो फाई एफ से अपना ई एफ, ये वोल्टेज इंड्यूस नहीं, सॉरी ई एफ लिखेंगे तो वोल्टेज इंड्यूस को, ठीक है। तो 90 डिग्री फाई एफ से लैग करते हुए क्या आएगा, ई एफ आएगा, ये 90 डिग्री है, सबसे पहले फाई एफ आया, उससे 90 डिग्री लैग करते हुए ई एफ आएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें लिखा था कि थीटा 90 डिग्री के बाद आर्मेचर फ्लक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है। लैगिंग में क्या होता है, देखो ये किसी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि लैगिंग और लीडिंग कैसे पता चलेगा, कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, कैसे पता चलता है। इसके हम लिए लिखेंगे डायरेक्ट सिविल, ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सिविल लिखेंगे। अब ये सी दिखा रहा है कैपेसिटर को, एल दिखा रहा है इंडक्टर को, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो कैपेसिटर के केस में पहले करंट आ रहा है, बाद में वोल्टेज आ रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है। और इंडक्टर के केस में क्या आ रहा है, पहले वोल्टेज आ रहा है फिर करंट आ रहा है, तो मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा, पहले वोल्टेज आया, अब इंडक्टर का केस है तो पहले वोल्टेज आया और थीटा बिल्कुल प्योरली 90 डिग्री है, तो थीटा प्योरली 90 डिग्री के बाद क्या आएगा, आई ए आएगा। ठीक है, आई ए आया, इसके 90 डिग्री के बाद आई ए आ गया। अब आई ए से क्या आएगा, मतलब आर्मेचर करंट से क्या आएगा, आर्मेचर फ्लक्स आएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, आर्मेचर फ्लक्स हमेशा कम रहेगा मेन फील्ड फ्लक्स से, हमेशा कम रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। अगर ज्यादा हो गया तो रिवर्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है, रिवर्स मतलब बड़ा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं, तो अपना जो एयर गैप फ्लक्स है वो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स में से कुछ हिस्सा माइनस करेगा इसका। अगर हम इसी डायरेक्शन में निकालते हैं, फाई एयर गैप निकलेगा यहां पे ही। फाई एयर गैप क्या होगा, फाई एफ में से फाई ए माइनस करके, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यही लिखा है, फाई एयर गैप क्या हो गया, फाई ए माइनस फाई एफ माइनस फाई ए। ठीक है, क्योंकि फाई ए क्या है, फाई ए इसी ने पोजीशन अपोजिशन में है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन उल्टे उल्टे हैं। अगर अब क्या करते हैं, अगर हमने लोड को इंक्रीज करा, आई ए को इंक्रीज करा, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर्मेचर करंट के इंक्रीज होने की वजह से आर्मेचर फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर एयर गैप फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो आई ए को इंक्रीज कर दिया हमने, क्या करा, आई ए को इंक्रीज कर दिया, आई ए इंक्रीज होने से क्या होगा, फाई ए भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फाई एयर गैप क्या है, फाई एयर गैप है फाई एफ माइनस फाई ए। अगर ये इंक्रीज कर दिया और ये दोनों ये कांस्टेंट था, तो ये तो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा ना, वही लिखा है। ठीक है, अगर इस करंट को लोड को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो एयर गैप फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एयर गैप फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से हमें क्या दिक्कत आएगी, देखो हमारा जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ईएफ किस पे डिपेंड करता है, अगर मान लो सारे देखो टर्न्स पर फेज तो मशीन की डिजाइनिंग के टाइम पे ही कांस्टेंट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बचा, अपना फ्लक्स पे डिपेंड है, ईएफ डायरेक्टली फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए टर्मिनल्स पे, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट फ्लक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये फाई एफ क्या हो गया था हमारा, फाई एयर गैप डिक्रीज हो गया, फाई एयर गैप डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेंटेन करना है टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टाइम पे हमें एक्साइटेशन बढ़ानी पड़ेगी मशीन की, मतलब हमें आईएफ बढ़ाना पड़ेगा। अगर आई एफ बढ़ाएंगे तो फाई एफ बढ़ जाएगा, और अगर फाई एफ बढ़ गया तो फाई एयर गैप भी बढ़ जाएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू पे हम ले जाके इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि हमें टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट क्यों चाहिए, कांस्टेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी अप्लायंसेस घर में चलते हैं या इंडस्ट्रीज में चलते हैं, कमर्शियल में चलते हैं, सबका एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है। ठीक है, वही वोल्टेज हमें चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, सिर्फ चलता है, टॉलरेंस चल जाता है 10% 15%। ठीक है, प्लस माइनस में, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए ही हमें कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है मशीन में, वी नीड टू प्रोवाइड ओवर एक्साइटेशन टू द मशीन। ठीक है, हमें मशीन को ओवर एक्साइट करना पड़ रहा है। ठीक है, ओवर एक्साइट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में हमें क्या पता चला, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या है यहाँ पे नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या है, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन है डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग है। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग है क्योंकि 5 माइनस 5 है, तो 5 एयर गैप ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। तो नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में डीमैग्नेटाइजेशन है। अगर कोई पूछे इस डीमैग्नेटाइजेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मशीन को ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, मतलब एक्साइटेशन बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं, व्हेन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटर, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। अब ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। इन प्रैक्टिकल सिस्टम टू मेंटेन कांस्टेंट एयर गैप फ्लक्स, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज व्हेन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड, अगर किसी मशीन पे इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर करंटली सर्कुलेटेड इन द
मोर करंटली नहीं होगा, मोर करंट होगा, ठीक है। मोर करंट इज सर्कुलेटेड इन द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, मोर करंट इज सर्कुलेटेड इन द फील्ड वाइंडिंग, तो मशीन को ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, तो यहां पे भी जीरो पावर फैक्टर है, तो मतलब कोस थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इफेक्ट क्या आएगा। तो फाई एफ पहले मेन फील्ड फ्लक्स आया, उससे इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गई, और इंड्यूस्ड वोल्टेज को मैंने वोल्टेज की टर्मिनल वोल्टेज के इक्वली लिखा है, क्योंकि लॉसेस को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए लॉसेस नेग्लेक्टेड है। अब क्या होगा, अब देखो कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, वोल्टेज से क्या करेगा, करंट लीड करेगा, तो V से IA, ये देखो ये वाला IA क्या हुआ, लीड कर गया है, ठीक है, IA लीड कर गया, तो ये आ गया अपना फाई आ गया, ठीक है, ये अपना फाई आ गया। अब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स क्या है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फाई एयर गैप क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज हो गया। फाई एयर गैप क्या होगा, फाई एयर गैप ओवरऑल इंक्रीज हो गया। अगर हम फर्दर लोड को इंक्रीज करेंगे, हमने क्या करा, लोड को और इंक्रीज करा, तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, उससे आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फर्दर एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम आई ए को इंक्रीज करेंगे तो अपना फाई ए इंक्रीज होगा, और फाई ए इंक्रीज हुआ, अगर फाई ए इंक्रीज हुआ तो ये ओवरऑल फाई ए एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी। अब टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, टू मेंटेन कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, किसको, एक्साइटेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, एक्साइटेशन डिक्रीज करी मतलब फील्ड करंट डिक्रीज करा, तो फील्ड फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल फैक्टर फायर गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू पे हम इसको लाके मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मशीन को अंडर एक्साइटेशन में ले जाना पड़ रहा है, मशीन को अंडर एक्साइट करना पड़ रहा है, ठीक है, मशीन को अंडर एक्साइट करना पड़ता है। अब कुछ के दिमाग में रहता है कि चलो सर वोल्टेज कम हुआ तो समझ में आ गया, वोल्टेज बढ़ा तो उससे क्या दिक्कत होगी, ठीक है। देखो भाई लोग, वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने इंसुलेशन में, जो मशीन में इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। अगर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस बढ़ते हैं, और अगर एक पॉइंट फर्दर पॉइंट से इंक्रीज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस इतना ज्यादा होता है कि हमारा इंसुलेशन फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेशन ही होता है, चार्ज इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसुलेटर है उस पर चार्ज है तो उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक लॉस बढ़ता जाएगा मान लो, तो क्या टाइम होगा, एक टाइम पे आके कंडक्शन पाथ कहीं से आ जाएगा और एक इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। इस इंसुलेशन फेलियर को से ही बचने के लिए हमें टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर इंक्रीज हो गया तो मशीन का इंसुलेशन फेलियर तो मशीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टर्मिनल ये वोल्टेज जो है ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, कांस्टेंट रखते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, when capacitive load is connected, the alternator nature of armature reaction magnetizing है, इस बार मैग्नेटाइज कर रहा है, due to magnetization induced voltage increases, thereby terminal voltage also increases, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो गया। when capacitive load is connected to alternator to maintain constant air gap flux, less field current is required, मशीन को क्या करना है, मशीन को क्या करना है, अंडर एक्साइटेशन लेके जाना है, ठीक है, मशीन को अंडर एक्साइट करना है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर का केस है। इस बार पावर फैक्टर क्या हो गया, cos फाई की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0, ठीक है। तो पहले फाई एफ आया, उससे 90 डिग्री पे ई एफ और वी आए, ठीक है। अब वी के ही फेस में आ जाएगा इस बार आई ए, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, और अगर आई ए यहाँ आया तो फाई ए भी यहाँ आएगा, और अगर फाई ए यहाँ आएगा तो इनका वेक्टर डिसोल्यूशन करेंगे तो इससे क्या आएगा, फाई एयर गैप ये आ गया। अब क्या दिख रहा है, फाई एयर गैप इस बार, फाई एयर गैप इस बार क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में चला गया है, ठीक है, किसी की तरफ भी नहीं आया, दोनों के बीच में आ गया, तो किस में आ गया है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में आ गया। तो यहां देखेंगे क्या है, हेयर एयर गैप फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू विच क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा,
ठीक है। नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया इस बार, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया। और अगर एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब मशीन में ज्यादा हार्मोनिक्स ऐड होंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज में ज्यादा हार्मोनिक्स आ जाएंगे, मशीन में ज्यादा हीट आएगी, नॉइज ज्यादा प्रोड्यूस करेगी मशीन। ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक्स पता है हार्मोनिक्स क्या होता है? ठीक है, हार्मोनिक्स क्या होता है, एक हमारी फंडामेंटल वेव होती है। ठीक है, एक हमारी फंडामेंटल वेव होती है। ठीक है, जो हमारी मान लो साइन वेव है, फंडामेंटल वेव। हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स इसी फंडामेंटल वेव के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं इसी फंडामेंटल वेव के। जैसे मान लो हमारी फंडामेंटल वेव एक पूरी जो साइकिल है उसकी, ये अपनी एक पूरी साइकिल हो गई। ठीक है, ये पूरी साइकिल हो गई, ये हमारी आइडियल वेव फॉर्म हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हार्मोनिक्स होता है क्या है। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट क्या आते हैं इसमें, जैसे ये आ गया सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट, मतलब एक ही साइकिल में दो पूरे आने लगे। ठीक है, या एक ही साइकिल में तीन आ जाएंगे, तीन आ गए ऐसे साइकिल। ठीक है, तीन साइकिल आ गए। ठीक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के इस फंडामेंटल वेव के साथ और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐड होके आ रहे होंगे। तो इससे जो हमारा आइडियल वेव फॉर्म है, जब हम पूरा इसको रिजोल्व करेंगे तो आइडियल वेव फॉर्म पे इफेक्ट आता है। ठीक है, आइडियल वेव फॉर्म पे इफेक्ट आता है, इससे यही होता है अपना हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक कंफ्यूजन रहता है। हार्मोनिक्स कुछ नहीं है, जो हमारी आइडियल वेव फॉर्म है उसी के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसमें ऐड होके आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। when the load is resistive load is connected to alternator, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एयर गैप नहीं है, एयर गैप है। ठीक है, एयर गैप, एयर गैप फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड देयर बाय मोर हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, मशीन में ज्यादा हार्मोनिक्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं, अब एक नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे क्या होगा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू 0.8 हो गई। अब तो थीटा की वैल्यू ना तो 90 डिग्री आ रही होगी। ठीक है, 0.8 पे कोस थीटा कितना होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं आएगा थीटा की वैल्यू। तो वही देखते हैं क्या होगा। तो पहले फाई एफ आया, उसके 90 डिग्री पे ई एफ और वी आए। अब क्या होगा, कुछ एंगल थीटा पे, ये रहा एंगल थीटा। ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे क्या होगा, अपना आई ए आएगा। ठीक है, और आई ए से फाई ए आएगा। ठीक है, आई ए से फाई ए आएगा। अब हम इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दो वेक्टर्स, हमें दो फैक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला अलग है। ठीक है, नीचे वाला मोटर के लिए है, ऊपर वाला जनरेटर के लिए है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला फेजर जो है जनरेटर का है, नीचे वाला फेजर जो है मोटर का है। ठीक, मोटर और जनरेटर में अगर डिफरेंस करना हो तो पता है ना सबको कैसे हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब फाई ए पहले आने लगेगा, आई ए पहले आने लगेगा ई एफ से, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक, इसमें देख सकते हैं मोटर में जैसे यहाँ आई ए पहले आ गया इससे। ठीक है, ये सब चीजें अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आई आ गया, अब इसको दो फैक्टर में रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये आ गया अपना इधर, ये एक इस तरफ आ गया ये। ठीक है, एक फैक्टर ए बी हो गया, एक फैक्टर ए डी हो गया। ये वेक्टर क्यों क्या करा है, रिजोल्व करा है वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में, साइन और कोस कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अगर सिंक्रोनस जनरेटर का केस है तो हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल, इतना ट्राइंगल देख लेते हैं, इतना, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी में क्या है, ए बी क्या होगा, ए बी कोस कंपोनेंट होगा, तो फाई ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, बीसी क्या होगा, बीसी और एडी दोनों सेम होंगे, बीसी और एडी दोनों सेम होंगे, ये क्या होंगे, साइन कंपोनेंट होगा, ये हो गया फाई ए साइन थीटा। ठीक है, तो जो कोस कंपोनेंट है वो तो कहां जा रहा है, कोस कंपोनेंट जा रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, कोस कंपोनेंट ए बी, ये वाला ये कहां जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में जा रहा है। और ये एडी ये वाला कहां जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 5 के, तो ये डी मैग्नेटाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे, पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया और पार्टली डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है, पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया और पार्टली डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं आगे दूसरा क्या है, मोटर के केस में देखते हैं। ट्राइंगल ए के एम में देख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल में करने वाले में, ठीक है, ए के एम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए के क्या है, ए के होगा अपना फाई ए कोस थीटा, ठीक है, ए के क्या होगा अपना फाई ए कोस थीटा होगा, मतलब कोस कंपोनेंट क्या होगा फाई ए कोस थीटा। तो कोस कंपोनेंट कहाँ ले जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में ले जा रहा है, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में ले जा रहा है। और दूसरा AD इक्वल टू KM, ये कहाँ ले जा रहा है, साइन कंपोनेंट, ये मैग्नेटाइजेशन में ले जा रहा है इस बार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। AP कहाँ है, ये AP, ये वाला AP, ये AP है, ठीक है, इस तरफ। तो ये सेम डायरेक्शन में ले आया, सेम डायरेक्शन में ले आया, तो मतलब ये मैग्नेटाइजेशन के ले जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन मोटर के केस में, ठीक है, और जनरेटर के केस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में इसमें डीमैग्नेटाइजेशन था, इसमें मैग्नेटाइजेशन है मोटर के केस में। तो हमें क्या समझ में आया कि मोटर और जनरेटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन उल्टा है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कैसे उल्टा है, ठीक है। तो ये टेबल है एक छोटा सा, इसको देख लेते हैं। अगर ZPF लैग है, मतलब जीरो पावर फैक्टर लैग है, तो अल्टरनेटर के केस हमने पढ़ा है, अभी इसमें क्या है, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन है। मोटर के केस में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही ZPF लीड में क्या था, अल्टरनेटर के केस में मैग्नेटाइजेशन था, तो मोटर के केस में डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ऐसे यूनिटी पावर फैक्टर में क्या था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन था, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर में तो सेम ही रहेगा, फेस में सेम फेस में रहेगा ना। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के केस में हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस के केस में पता है कि हमें V और I ये दोनों सेम फेस में रहेंगे, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। उसके बाद 0.8 लैग में, 0.8 लैग में अभी हमने पढ़ा है, अल्टरनेटर में क्या है, पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, पार्टली डीमैग्नेटाइजेशन होगा। मोटर के केस में पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, पार्टली मैग्नेटाइजेशन होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। 0.8 लीड के केस में क्या हो जाएगा, पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, पार्टली मैग्नेटाइजेशन अल्टरनेटर के केस में। मोटर के केस में इसका उल्टा, पार्टली मैग्नेटाइजेशन था, पार्टली डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हम खत्म कर देते हैं इसको यही, आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया है ना आर्मेचर रिएक्शन वाला, उसमें हमें आर्मेचर रिएक्शन से ही लिखना है, ठीक है, यहां से लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन यहां से ही लिखना है, यहां से लिखना है। ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो इस स्लाइड में लिखा है ये पूरा लिखना है, ठीक है। इस स्लाइड का भी पूरा लिखना है, इस वाली स्लाइड का और इस वाली स्लाइड का। एक क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट में जाके कि 0.8 पे एक्सप्लेन करो, तो 0.8 पे ये एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टेबल मेनली काम आता है जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं, जैसे SSC JEE या ESE में जाओगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब क्या पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ लेते हैं सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। तो रोटर क्या था, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग थी, तो फील्ड वाइंडिंग के लिए बना दिया, मान लो ये अपना क्या है, RF है, ठीक है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग हो गई है तो एक्साइट करेंगे इसको DC सोर्स से। अब 3 फेज स्टेटर है, ठीक है, 3 फेज स्टेटर है। मैंने क्या किया है, स्टार कनेक्टेड लिया है, ठीक है, कि स्टार कनेक्टेड लिया है। मेनली स्टार कनेक्टेड ही होते हैं सारे स्टेटर, ठीक है। इसका भी एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, आगे पढ़ेंगे इसका क्या एडवांटेज है, पूछ भी सकता है कि ट्यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, पर फेस इक्विवेलेंट, देखो 3 फेस है यहाँ पे, एक फेस है RA, एक फेस है RB, एक फेस है RC। तो जो एक फेस का होगा ऐसे ही तीनों फेस का सेम बनेगा, ठीक है, तीनों फेस का सेम बनेगा। लेकिन तीनों फेस का नहीं पढ़ते हैं, पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं, मतलब एक फेस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक फेस में क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले RA होगा, फिर XAL होगा। और अगर यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो हमें यहीं तक बनाना है, और अगर लोड कनेक्टेड है, वैसे बनाना यही है, ये सेम बनाना है, इसको लोड को ऐसे ही दिखा के रखना है, ठीक है। दूसरा एक रिएक्टेंस वाला आ जाता है, वो कब आएगा, लीकेज मतलब वो वाला आर्मेचर रिएक्शन वाला, वो कब आएगा, वो जब आएगा जब लोड कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया RA हो गया, XAL हो गया, ये अपने टर्मिनल वोल्टेज के पॉइंट्स हो गए, यहीं से हमने लोड कनेक्ट करके दिखा रखा है। ये V हो गया, ये अपना इंड्यूस्ड वोल्टेज EF, कुछ माइनस होगा इसमें से, और ये अपना आर्मेचर करंट दिखा रखा है IE। तो EF इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला हम ड्राइव करा था 4.44 N5 टर्न पर फेज इनटू वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है, ये हो गया।
अब आर ए क्या है, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज है, और एक्सएल क्या है, एक्सएल है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल क्या है अपना, आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है। तो ईएफ ये हो गया अपना, ईएफ क्या हो गया, वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए, ठीक है। तो वी क्या हो जाएगा, ईएफ माइनस ये पूरा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। अब देखो आर्मेचर क्या लिखा है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस ड्रॉप सिंस इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द लॉसेस, ठीक है। कौन सा लॉसेस, आयरन लॉसेस, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम किसको रेजिस्टेंस ड्रॉप में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है अपना, एयर गैप फ्लक्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इट इज इफेक्टिंग ऑन एयर गैप फ्लक्स। तो इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, रिएक्टेंस ड्रॉप की तरह इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिएक्टेंस ड्रॉप की तरह इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई एक्स से हो जाएगा, एक्स से क्या है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, ठीक है। एक्स से क्या है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, एक फिक्सियस रिएक्टेंस होता है, ठीक है। एक मशीन में हम नापने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मीटर लगा के इसको नापेंगे नहीं मिलेगा, ये एक फिक्सियस है जो मशीन के चलते टाइम पे जनरेट हो लिया, हमने मान लिया कि जनरेट हो गया है, उसको एक फिक्सियस रिएक्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको भी एड ऑन करेंगे इस फैक्टर को ये वाले में, ठीक है। अब ये एक्सएल प्लस एक्सए मतलब लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस दोनों का एडिशन होकर आएगा अपना मशीन का सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इन दोनों को डिनोट करेंगे एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस से। तो दोनों को फैक्टर को ऐड करके क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया आई ए आर ए प्लस जे एक्सएस, ठीक है। और इस पूरे फैक्टर को क्या लिख देंगे, इस पूरे फैक्टर को लिख देंगे सिंक्रोनस इंपेडेंस से जेड एस, ये जेड एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस नहीं होगा, सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा अपना जेड एस सिंक्रोनस इंपीडेंस होगा, ठीक, सिंक्रोनस इंपीडेंस होगा जेड एस, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सिस्टम में देख लेते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम में जेड एस जो है अपना सिंक्रोनस इंपीडेंस, इसमें आर ए तो 1% के लगभग ही होगा, आर ए कितना होगा 0.01 पर यूनिट, बहुत कम होगा, ठीक है। मेनली क्या होगा, एक्सेस में दो पार्ट होंगे, एक्सएल और एक्सए, ठीक है, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा 0.84 पर यूनिट, और एक्सएल जो होगा लीकेज रिएक्टेंस वो कितना होगा 0.15 पर यूनिट, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है मशीन में। आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे देख लेते हैं कि हमारा फेजर डायग्राम कैसा होगा, ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, तो ये अपनी ईएफ की इक्वेशन हो गई, क्या है वी, ईएफ कैसे आएगा, ईएफ में पहले वी लेना पड़ेगा, उसमें आई ए आर ऐड करेंगे, फिर जे आई एक्सएल ऐड करेंगे, फिर जे आई एक्स ऐड करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, ईएफ आ जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। ईएफ आ जाएगा मतलब नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज, ईएफ क्या है, नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तब ईएफ है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को, ये देखो वोल्टेज को मैंने एक रेफरेंस फेजर वी पे ले लिया, ये रहा वी, ठीक है, एक रेफरेंस फेजर वी पे ले लिया वोल्टेज को। उसके बाद उससे क्या हो रहा होगा, अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है तो वोल्टेज से क्या करेगा, करंट लैग कर रहा होगा, तो किसी थीटा एंगल पे करंट को लैग करते हुए दिखा दिया, ठीक है। और ये थीटा क्या है, यही पावर फैक्टर एंगल है वी और आई के बीच में, ये अपना आई ए है, ठीक है, ये वाला अपना आई ए है, वी और आई ए के बीच में जो आएगा वो एंगल वो पावर फैक्टर एंगल कहलाता है, ठीक है, पावर फैक्टर एंगल। अब आई ए के फेस में ही हमने क्या करा, आई आर ए लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा, तो आई ए के फेज में ही आई ए आर ए लॉसेस हमने ऐड कर दिया आई आर ए लॉसेस। अब आई ए आर ए लॉसेस के 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे लीकेज रिएक्टेंस होगा, तो ये हो गया अपना जे, जे नहीं, जे का मतलब ही 90 डिग्री है, ठीक है, जे नहीं लिखेंगे फेजर में, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आई ए एक्सएल, ठीक है, आई ए एक्सएल। अब क्या हो गया, अगर मैं फेजर बनाऊं तो E1 आ गया, ठीक है। E1 क्या है, E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज है, कब, जब हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड
ना कर रहे हो, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड ना कर रहे हो तो E1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब लोड ही कनेक्टेड ना हो तो E1 आ जाएगा। अगर लोड कनेक्टेड है, मशीन लोडेड है, तो फिर इसमें क्या है, हमें आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो हमने IXA लिया, ठीक है, और इस IXA को ऐड करके फेजर में जब पूरा फेजर बनाया तो EF ये आया हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये ठीक है, ये अपना क्या आ गया, इंड्यूस्ड वोल्टेज EF आ गया, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज EF आ गया। अब देख लेते हैं, ठीक है, अब ये EF और V के बीच में, मतलब टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं डेल। और डेल क्या होता है, वो होता है लोड एंगल, ठीक है, डेल्टा से डिनोट करेंगे लोड एंगल। किसके बीच में होगा, जो मशीन में वोल्टेज इंड्यूस हुआ और जो मशीन के टर्मिनल पे बाहर तार जहां जोड़ देंगे हम, मतलब एक्सटर्नल सर्किट के लिए, वहां पे वोल्टेज मिला, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या डिनोट करते हैं, लोड एंगल से डिनोट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। और EF और IA के बीच में, EF और IA के बीच में, ठीक है, जो एंगल होगा साई, उस साई को किससे डिनोट करते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, मशीन के इंटरनल में जो पावर फैक्टर चल रहा होगा वो इंटरनल पावर फैक्टर एंगल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर से देखें तो साई क्या है, साई है अपना थीटा प्लस डेल, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या है, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल क्या है, पावर फैक्टर एंगल प्लस लोड एंगल होगा, ठीक है। अब क्या करा मैंने, IA को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, D पॉइंट तक, ठीक है, IA को एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, और C से भी यहां लाया हूं मैं, और F से मैंने क्या करा, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये B पॉइंट आ गया, ABCDF, ठीक है। अब क्या करता हूं, ट्राइंगल देखता हूं ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, इतना ट्राइंगल जो है ना ये वाला ABC में देखता हूं, AB क्या है, AB क्या है, V का कोस कंपोनेंट है, तो क्या है V कोस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, DF और BC, ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, ये क्या होंगे, साइन कंपोनेंट V का, तो V साइन थीटा हो गया। अब क्या बचा, BD और CF, दोनों क्या है, सेम है, BD और CF सेम है, तो CF क्या है, IARA है, ठीक है, IARA है। अब ट्राइंगल दूसरा देखना है, ट्राइंगल ADG, ठीक है, ADG, ठीक है, ADG, यहां G होगा यहां, ठीक है, ADG, ठीक है। तो अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो AG क्या होगा, AG क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से AD का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस DG का स्क्वायर मतलब इस पूरी बड़ी साइड का स्क्वायर, इस पूरी बड़ी साइड का स्क्वायर होगा, ठीक, इस पूरी बड़ी का स्क्वायर होगा। अब AD क्या है, AD AB प्लस BD, इसमें दो पार्ट है, A यहां से यहां तक का पार्ट AB और यहां से यहां तक का पार्ट BD, ठीक है, इसको ऐड करेंगे इन दोनों का स्क्वायर, और इस वाली साइड में क्या है, DG में DF प्लस FG का स्क्वायर, DF प्लस FG का स्क्वायर, ये ऐड कर दिया। अब इनकी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे बस अंडर रूट में, तो पुट ऑन करिए वैल्यूज, तो क्या आएगा, V कोस थीटा प्लस IARA स्क्वायर प्लस V साइन थीटा प्लस IX स्क्वायर, ये क्या अपना इंड्यूस्ड वोल्टेज EF का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ अंडर रूट है, ठीक है, इसको पूरा ही अंडर रूट में है, पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मैंने E1 बताया था, E1 क्या है, E1 है V प्लस IARA JXL, मतलब जब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो E1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना फेजर डायग्राम, किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के केसेस में क्या होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना लीडिंग पावर फैक्टर का केस। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या हो रहा होगा, सबसे पहले इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पहले V आएगा, लेकिन V से पहले लीडिंग के केस में कैपेसिटर का केस है, मतलब करंट पहले लीड कर रहा होगा, तो करंट लीड करते हुए IA यहां पे बना दिया। अब V में IA के ही सेम उसमें डायरेक्शन में, जो उसका सेम फेस है उसी में ही IARA लेंगे, सेम डायरेक्शन में, IA की डायरेक्शन में ही, फिर इसके 90 डिग्री पे IXL होगा, लीकेज रिएक्टेंस का डिफेक्ट, और फिर IAXA होगा
आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस का इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना फेजर पूरा यहाँ ईएफ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ईएफ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थीटा पावर फैक्टर एंगल ही होगा, साई लोड एंगल ही होगा, और लोड एंगल डेल्टा होगा, साई इंटरनल पावर फैक्टर एंगल होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जो अपना पावर फैक्टर एंगल होगा वो होगा इंटरनल पावर फैक्टर एंगल प्लस लोड एंगल, ठीक है। इंटरनल यहाँ पे देखेंगे जो अपना लोड एंगल थीटा है वो क्या है, डेल्टा प्लस साई, ठीक है। जनरेटर के केस में ऐसा नहीं था, जनरेटर के केस में क्या था, वहां पे इंटरनल फैक्टर एंगल था थीटा प्लस लोड एंगल, ठीक है। ये केस था जनरेटर का, नहीं जनरेटर के तो दोनों ही केसेस हैं, मतलब ये किसके केस था, ये था लैगिंग पावर फैक्टर का केस, ठीक है। ये अपना लैगिंग पावर फैक्टर का केस था। लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, थीटा क्या होगा यहाँ, साई माइनस डेल होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसको। मैंने क्या करा, आईए को फर्दर एक्सटेंड कर दिया डी तक, और इस पे क्या बोलते हैं डाल दिए हैं, ठीक है। ये यहां से यहां कनेक्ट कर दिया है, और ये यहां से यहां कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ए बी कोस कॉम्पोनेंट होगा, तो ए बी क्या होगा, वी कोस थीटा, और बी डी और सी जी क्या होंगे, बी डी और सी जी दोनों सेम होंगे, आई ए आर होंगे, ठीक है। और बी सी और डी जी क्या होगा, वी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल देखेंगे, ए डी एफ, ठीक है। ट्राइंगल ए डी एफ, ये वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये वाला, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए एफ का स्क्वायर क्या होगा, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ए एफ का स्क्वायर वो क्या होगा, ए डी प्लस डी एफ का स्क्वायर होगा, ए डी प्लस ए डी, ये पूरी बड़ी साइड प्लस डी एफ का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए डी क्या है, ए बी प्लस बी डी, और डी एफ क्या है, डी एफ होगा डी जी माइनस एफ जी का स्क्वायर, ठीक है, डी जी माइनस एफ जी का स्क्वायर। तो अपना ई एफ क्या आएगा, वी कोस थीटा प्लस आई ए आर स्क्वायर, और वी साइन थीटा माइनस आई ए एक्स एस स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस आ गया है, ठीक है। लीडिंग के केस में क्या है, सिर्फ यहाँ माइनस आ गया, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है। तो जब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो जनरली कैसे लिखा जा सकता है, ई एफ को, ई एफ लिखा जाता है अंडर रूट वी कोस थीटा प्लस आई ए आर स्क्वायर, वी साइन थीटा प्लस माइनस आई ए एक्स एस स्क्वायर, ठीक है। जब प्लस कब लेंगे, जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा, माइनस कब लेंगे, जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। ये फेजर डायग्राम हो गया, और इस फेजर डायग्राम से ई एफ भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं, मेनली इनकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से क्या आएगी, ओपन सर्किट टेस्ट से ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ठीक है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। पहली नेसेसरी कंडीशन इसके लिए एक ही है कि हम क्या करेंगे, मशीन को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएंगे। मशीन को क्या करेंगे, प्राइम मूवर से कनेक्ट कर दिया, कांस्टेंट स्पीड करके छोड़ दिया, ठीक है। प्लॉट किस किस के बीच में आएगा, ई एफ और आई एफ के बीच में आएगा, ठीक है, ई एफ और आई एफ के बीच में आएगा। तो ये इतना पार्ट क्या है अपना, इतना पार्ट तो अपना रोटर का पार्ट है, इसमें हम डीसी एक्साइटेशन, तो डीसी सप्लाई दी, रियोस्टेट के थ्रू हम एक्साइटेशन एडजस्ट करेंगे, डिफरेंट एक्साइटेशन देंगे, और यहां से आई एफ नाप लेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, ये अपना स्टेटर का पार्ट है मशीन का, जहां से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके तीनों टर्मिनल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, देखो तीनों टर्मिनल ओपन है, ठीक है, तीनों टर्मिनल ओपन है। और यहां पे क्या करा, वोल्ट मीटर लगा के यहां से क्या नापेंगे, ईएफ नापेंगे, कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना आर्मेचर हो गया, और ये अपना फील्ड वाइंडिंग हो गई। देखते कैसे करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट, कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टरनेटर को एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटर इज ड्रिवन एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज इज नोटेड, ठीक है, ओपन सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज नाप लेंगे। तो जो अपना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसमें प्लॉट करेंगे फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में, ठीक है, फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में उसको नाप लेंगे। फाइनल वैल्यू के लिए फाइनल वैल्यू क्या लेंगे, उसके लिए हम एक्साइटेशन को कितना करेंगे,
125% तक ले जाएंगे रेटेड वैल्यूज के लिए। हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ईएफ को बड़ा क्या करेंगे, ईएफ को इंक्रीज करते रहेंगे और एक तरफ से आईएफ नापते रहेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। ईएफ को इंक्रीज करते 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 कहां तक ले जाएंगे, 125% तक ले जाएंगे, ठीक है, और 125% पे आईएफ को नाप लेंगे, ठीक है। अब क्या है, एसी मशीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है, तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस और रेसिडुअल फ्लक्स बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक कहां से स्टार्ट हो जाएगी, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो मशीन की कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, कहां से, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ईएफ और आईएफ के बीच में एक प्लॉट बनाया, ठीक है। ईएफ को इंक्रीज करना, जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करा, 125% ऑफ वी रेटेड तक ले गए, ठीक है, वी रेटेड, ठीक है। अब क्या हमने देखा कि एक नी पॉइंट तक क्या था, मशीन क्या थी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रही थी, यहां तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दे रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां से 20 के बाद से पहला थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसके बाद में फिर डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, सी पॉइंट पे 125 रेटेड के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो अपना ए बी है, ए बी इतना हिस्सा ए बी, ये इसको है अनसेचुरेशन रीजन, मतलब मशीन अभी अनसेचुरेटेड रीजन में है, ठीक है। किससे होगा सेचुरेशन, सेचुरेशन किसका होगा मशीन में, सेचुरेशन होगा अपना एयर गैप फ्लक्स का, ठीक है, कि फ्लक्स सेचुरेट हो जाएगी उसके बाद। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, फ्लक्स सेचुरेशन, बीसी की पॉइंट क्या है, सेचुरेशन रीजन है, मतलब इसमें फ्लक्स अपनी सेचुरेट हो जाएगी। इसके बाद हम कितना भी कुछ भी बढ़ाएं, आईएफ कितना भी बढ़ा ले, फाइव नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बल्कि कम होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर लिया, ये अपनी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टर में क्या है, हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मशीन लोडेड नहीं है, ओपन सर्किट टेस्ट है। आर्मेचर रिएक्शन कब क्या होगा, सिर्फ लोडेड मशीन पे होगा, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को नहीं लेंगे, आईए जीरो होगा, इस केस में फाइए भी जीरो होगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए हो गई ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। कैसे करेंगे, ईएफ को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 125% रेटेड तक, और उसी टाइम पे आईएफ को नापते रहेंगे, फील्ड करंट को, ठीक है। और फील्ड करंट को नापेंगे, और फील्ड करंट से नाप के जो प्लॉट आएगा वो कुछ प्लॉट ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें दो रीजन है, एक अनसैचुरेटेड रीजन है जिसमें कि लीनियर कर्व है, उसके बाद एक सैचुरेशन रीजन है जिसमें पहले इंक्रीज हो रहा है फिर फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्चुअल सर्किट ऐसा ही है जैसा पहला था, बस इस बार क्या हुआ है, टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है, टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया इस बार। तो स्पीड इस बार भी क्या रखेंगे, मशीन को एक कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करेंगे, और आईए और आईएफ के बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखते कैसे करेंगे। तो इस बार भी क्या करेंगे, मशीन को ऑपरेट करेंगे कांस्टेंट स्पीड पे, और शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट को नोट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट किस कैरेक्टरिस्टिक किस किसके बीच में प्लॉट होगी, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के। फाइनल वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या करेंगे, करंट को 125% से 150% रेटेड करंट तक ले जाएंगे स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ज्यादा देर रखेंगे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा देर नहीं, बहुत कम टाइम के लिए करेंगे, 125 to 150% ऑफ रेटेड करंट तक ले जाएंगे और वैल्यूज को नापेंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में नेचर ऑफ पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग लेंगे। लैगिंग क्या, बहुत नियर टू जेडपीएफ लैग लेंगे। सारे देखो जनरली सारे लोड क्या है, अपने लैगिंग लोड ही होते हैं, बस एक क्या है जो अपने घर में हम यूज करते हैं, ओवन, ठीक है, वो कैपेसिटिव लोड होता है ना, बाकी सारे लगभग सारे लोड जो है वो अपने लैगिंग लोड ही होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो नेचर ऑफ पावर फैक्टर रख रहे हैं वो क्या है, लैगिंग रख रहे हैं, और लैगिंग कितना, नियर टू जेडपीएफ लैग, मतलब कोस्ट इट ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। जेडपीएफ लैग के केस में क्या था, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन था। तो मशीन किस में ऑपरेट होगी, अनसैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में मशीन कभी जा ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इसलिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है। आई और आईएफ के बीच में ड्रॉ करा, ये मान लो रेटेड था, रेटेड से बढ़ा के यहां तक ले गए और ड्रॉ करा, ठीक है। तो क्या हुआ, मशीन कभी सैचुरेशन रीजन में गई नहीं, तो नॉन लीनियर हुआ ही नहीं कर, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इसलिए लीनियर है। अब लीनियर होने का क्या फायदा है, अगर हम एक भी करंट और एक भी आई और आई के दोनों की वैल्यू पता है,
तो लीनियर कर्व से हम सारे पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट बाय नोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वन फील्ड करंट एंड करस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट कंप्लीट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम नोन हो सकती है अगर हमें एक फील्ड करंट और उसी की करस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट की वैल्यू पता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, आप इस बार निकालना है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस बार निकालेंगे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन क्या है इसमें, नेसेसरी कंडीशन की मशीन को एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाया जाए, उसके बाद पावर फैक्टर भी कांस्टेंट हो मशीन का, और लोड भी क्या हो, आईए भी कांस्टेंट हो। ये तीनों फैक्टर चेंज नहीं होने चाहिए इस बार, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, ओपन सर्किट में टर्मिनल्स ओपन रखे थे, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल शॉर्ट कर दिए थे, और जेड पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हम एक थ्री फेज इंडक्टिव लोड को ऐड कर देंगे, ठीक है। थ्री फेज इंडक्टिव लोड को ऐड कर देंगे, और किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट करेंगे, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में इसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, ठीक है। जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टू ऑब्टेन जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू आइदर थ्री फेज इंडक्टिव लोड और बाय यूजिंग अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो लोड टर्मिनल्स पे या तो थ्री फेज इंडक्टिव लोड लगा देंगे, एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि उसका भी नेचर कैसा होगा, लैगिंग होगा, ठीक है। तो जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में प्लॉट होगी, टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में होगी, ठीक है। किस पे, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड एंड आर्मेचर करंट। तो इसमें क्या दिखाया है मैंने, वी और आई के बीच में, ये पहला वाला जो है ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है,